आज हम फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। कल हमने फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है। आज फुल डिस्कशन जानेंगे और फुल्ली इसके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है लैंडहाउस थ्योरी और फेज ट्रांजिशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके दो पार्ट्स बनाएंगे हम। फेरोइलेक्ट्रिक आज देख लेते हैं, उसके बाद फेज ट्रांजिशन देखेंगे, फिर लैंडहाउस थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फेरोइलेक्ट्रिक है क्या, व्हाट इज ए फेरोइलेक्ट्रिक, फेरोइलेक्ट्रिक है क्या, ये जान लेते हैं। तो जैसे कि फेरोमैटिक हम जानते हैं, फेरोमैटिक मटेरियल के बारे में जैसे हमने पढ़ा है कि उसके पास जो है परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। परमानेंट उसके पास मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक वैसे ही यहाँ जो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि उसके पास परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक वैसे ही फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, उसके बाद जो है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। A ferroelectric material has a permanent electric dipole, and its name in analogy to a paramagnetic material that has a permanent magnetic dipole। कह रहा है कि फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास परमानेंटली जो है इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। यह ठीक वैसा ही काम करता है या फिर उसी की जैसा है जैसा कि हम लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास क्या होता है कि उसके पास जो है परमानेंटली जो है डायपोल होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो ठीक वैसा ही इसके पास जो है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, परमानेंटली होता है। एंड वन वे टू अंडरस्टैंड हाउ फेरोइलेक्ट्रिसिटी कैन अराइज टू स्टार्ट बाय लुकिंग, है ना। अब हम जानेंगे कि ये समझ लेंगे कि जो फेरोइलेक्ट्रिसिटी है उसको हम अराइज कैसे करें, ठीक है। अराइज कैसे करें ये जान लेते हैं। तो हमको सबसे पहले मॉलिक्यूल में जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वन वे अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन अराइज टू स्टार्ट बाय लुकिंग स्मॉल molecules are molecules that is symmetric, such as methane has no dipole। मीन्स ये कह रहा है कि हम जानेंगे कि जो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है, ठीक है, तो ये तो हम पहले जान चुके हैं डेफिनेशन से कि उसके पास परमानेंटली जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो क्या मॉलिक्यूल में जो है इसको जब जो फेरोइलेक्ट्रिक जो है अराइज होता है, प्रोड्यूस होता है, तो कैसे होता है ये जान लेते हैं। तो किस टाइप के मॉलिक्यूल पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्रिएट कर सकते हैं हम फेरोइलेक्ट्रिसिटी उसकी परमानेंटली, तो ये जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम कोई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल लेंगे उस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में हमको पता चलेगा कि उसके पास जो है परमानेंटली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दैट मीन्स वो फेरोइलेक्ट्रिक है कि नहीं, ठीक है। तो ये जान लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल में है मेथेन, तो मेथेन जो है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। मेथेन क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। कल हमने जब फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें भी हमने देखा था, क्रिस्टल एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, और उस पर जो है बताया था कि जो सिमेट्री प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसके पास जो है डायपोल मोमेंट, जो है टोटल डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो ठीक यह भी वैसा ही मॉलिक्यूल है सिमेट्रिक टाइप का, जिसका जो है कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है, हैज नो डायपोल। बट मेनी सिंपल मॉलिक्यूल्स आर नॉट सिमेट्रिक, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सिमेट्रिक नहीं है ना। तो सिमेट्रिक नहीं है जैसे कि H2O जो है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में नहीं आता है, ठीक है। H2O जो है आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में नहीं आता है। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में नहीं आता है, दैट मींस इसके पास क्या होना चाहिए, परमानेंटली तो नहीं कह सकते लेकिन डायपोल मोमेंट तो होना चाहिए। इसके पास जो डायपोल क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे डायपोल क्रिएट हो सकता है। तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेशन है डायपोल मोमेंट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लेते हैं, P वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन दे भी इंटू रो आर वेक्टर इंटू आर, जहाँ रो आर वेक्टर आर जो है क्या, चार्ज डेंसिटी हमारे पास, ये जो रो आर वेक्टर देख रहे हैं ब्रैकेट में वो क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है, विच इज कंसिस्ट ऑफ द बोथ पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, है ना। जिसको हमने जो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लिया है उसमें दोनों टाइप के जो चार्ज है वो इंक्लूडेड है, ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। तो दोनों टाइप के
चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पे हमने इंक्लूड किया हुआ है, इस पर कंसिस्ट किया हुआ है रो आर वेक्टर पर। आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड द मॉलिक्यूल इज ओवरऑल न्यूट्रल। जैसे कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दिस डेफिनेशन कन्वेंटली इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, है ना। तो ये चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि डेफिनेशन से आप उसको कैसे कन्वेंटली इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रल एलिमेंट है उनके लिए हम क्या लेते हैं, कन्वेंटली जो हमको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, ओरिजिन से, ओरिजिन पर जो है इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। ऑफ द एटम्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज क्यू आई एट द पोजिशन आर आई, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रीट कर लेते हैं, फॉर्मूला ट्रीट कर लेते हैं। इफ द एटम्स कैन बी ट्रीटेड पॉइंट चार्ज क्यू आई, ठीक है, यदि एटम के पास जो है पॉइंट चार्ज क्यू आई है एंड उसका पोजीशन क्या है, आर आई है, देन दिस जस्ट बिकम, तब जो उसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, हमको पता है चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन P इक्वल टू क्या, P इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई वेक्टर, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन बन गया हमारा उस मॉलिक्यूल के लिए। इट इज क्लियर फ्रॉम थिंकिंग अबाउट एग्जाम्पल दैट फेरोइलेक्ट्रिसिटी इज प्रोहिबिटेड। इट इज क्लियर दैट from the thinking about the example of ferocity exhibited if there is a center of symmetry। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है, एग्जाम्पल से हमने लिया है कि जो फेरोइलेक्ट्रिसिटी होता है क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है कब, जब जो क्या होता है, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है रिफ्रैक्टिविटी का क्या शो करता है, प्रोहिबिटेड शो करता है। इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, द रिमेनिंग क्रिस्टल केसेस हैव वन और मोर पोलर एक्सिस, है ना। यदि किसी क्रिस्टल के पास जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, यदि किसी क्रिस्टल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, तो उस केस में वो जो ग्लास ले रहे हैं या फिर वो जो क्रिस्टल ले रहे हैं उसके एक या एक से अधिक पोलर एक्सिस हो सकते हैं। Those have a unique polar axis, are ferroelectric and have a spontaneous electric polarization, है ना। और वे जिनके पास जो है यूनिक पोलराइजेशन एक्सिस होता है, ठीक है, जिनके पास जो है यूनिकली पोलराइजेशन एक्सिस होता है, वो क्या होते हैं, फेरोइलेक्ट्रिक होते हैं एंड हैव ए स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन होता है उसके पास, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे क्रिस्टल जिनके पास जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो उस क्रिस्टल के पास जो है एक या एक से अधिक पोलर एक्सिस हो सकते हैं। और वे क्रिस्टल जिनके पास पोलर एक्सिस है, ठीक है, कुछ वे क्रिस्टल जिनके पास जो है यूनिक पोलर एक्सिस है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वही फेरोइलेक्ट्रिक होते हैं एंड उसके पास जो है एंड क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन होना चाहिए। आगे चलते हैं, द अदर शो द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तो मैंने फेरोइलेक्ट्रिक देखा, दूसरा क्या शो करता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। व्हेन इन एन इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस, है ना, यदि हम उसके इलास्टिक स्ट्रेस पर देखें पोलराइजेशन के, फेरोइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के, तो वो क्या शो करेगा, वो पीजोइलेक्ट्रिक शो करेगा, है ना, इलास्टिक स्ट्रेस जिसको बोल सकते हैं। एन एक्सटेंशन और कंप्रेशन विल इंड्यूस इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन ऑफ अपोजिट साइन, है, और किसकी वजह से प्रेरित हो जाता है, वहां पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन जो होता है, प्रतिद्वंद्वी आघूर्ण होता है, उसका साइन क्या होता है, वहां पे अपोजिट साइन होता है, ठीक है, ये तो हमको पता ही है। A ferroelectric solid can be made by adding together larger number of molecules with their dipole aligned, so that the total dipole moment is then p vector equal to summation of p vector molecule। यहाँ पे कह रहा है कि यह कोई एक जो है आप फेरोइलेक्ट्रिक सॉलिड ले लीजिए, ठीक है, और उसके साथ जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है,
तो उनके जो डायपोल हैं वो अलाइन हो जाएंगे, एक सीध में हो जाएंगे। तो उनका जो डायपोल मोमेंट बनेगा वो किस फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा। ठीक है, हमने जो है कोई फेरोइलेक्ट्रिक सॉलिड ले लिया, हमको पता है फेरोइलेक्ट्रिक सॉलिड जो है बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। ठीक है, या फिर कंटेनर है, मान के चलिए कोई ऐसा सॉलिड कंटेनर है जिसके अंदर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हो, तो पूरा पूरा कंटेनर जो है आपका फेरोइलेक्ट्रिक सॉलिड के जैसा बिहेव करेगा। तो उसमें जो जितने भी या फिर वह सिस्टम जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, वो सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सभी के सभी क्या होंगे, अलाइन होंगे। सभी के सभी क्या होंगे, अलाइन होंगे, उनके डायपोल जो है अलाइन होंगे। तो जो टोटल डायपोल मोमेंट बनेगा हमारा, ठीक है, जो टोटल डायपोल मोमेंट बनेगा वो हमारा क्या होगा, पी वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ मॉलिक्यूल पी वेक्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के लिए वो पोलराइजेशन होगा, डायपोल मोमेंट होगा। तो इस तरीके से हमने फेरोइलेक्ट्रिक के बारे में जाना। बट नाउ इट इज मोर कन्वीनियंट टू डिफाइन द पोलराइजेशन पी वेक्टर एज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम में ले लीजिए इसको, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में ले लीजिए। तो पर यूनिट वॉल्यूम में लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए पी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर बाय टोटल वॉल्यूम, है ना, पी वेक्टर इक्वल टू स्मॉल पी वेक्टर बाय टोटल वॉल्यूम। या फिर ये कहें कि यहाँ पे रोक भी कर सकते हैं आप ये स्मॉल पी वेक्टर को, एंड पी मॉलिक्यूल अपॉन भी वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल कर दिए पहले, ठीक है ना, मॉलिक्यूल आप पर मॉलिक्यूल कर दिए, उसके बाद डायपोल मोमेंट आप पर यूनिट सेल, जो आपने पी वेक्टर लिया हुआ है स्मॉल पी वेक्टर, यहाँ पे स्मॉल पी वेक्टर हमने लिया हुआ है, उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, डायपोल मोमेंट पर यूनिट सेल ले रहे हैं। और वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा। इस तरीके से पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, पी वेक्टर इक्वल टू डायपोल मोमेंट पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया हमने, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले लिया है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप Na2 को लिया है हमने। एटम्स ऑफ द बेंट नाइट्रेट group are joined by line and coordinate in the figure are in height of the atoms along the axis perpendicular to the page. That means जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिया है Na2 का, है ना, तो एटम आर बेंट, एटम क्या है, बेंट हो गए हैं, बेंट नाइट्रिन ग्रुप आर ज्वाइन बाय लाइन, सभी जो है नाइट्रिन जो ग्रुप है वो लाइन को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखते जाइए, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है। एंड द कोऑर्डिनेट इन द फिगर आर हाइट ऑफ द एटम्स अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पेज, और जो हाइट ऑफ द एटम्स है इसके अलोंग है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पेज के। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस पेज के। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल का। एग्जाम्पल ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल फेरोइलेक्ट्रिक NaNO2, अभी भी जिसका हमने देखा, सोडियम नाइट्राइड ऑक्साइड, है ना, which can be viewed just the prescription above the array of aligned dipole, है ना, पहले से जो क्या है वो उसके जो मॉलिक्यूल हैं अलाइन है, डायपोल बनाए हुए हैं। Unlikely a molecule where the dipole moment can be oriented in any direction by rotating the molecule in free space. Here the dipole moment along a spatial axis are axis aligned with the crystal. अनलाइकली क्या होता है कि मॉलिक्यूल में जो हम डायपोल मोमेंट ले रहे हैं, ओरिएंटेड डायपोल मोमेंट ले रहे हैं, उसका डायरेक्शन रहता है, रोटेट होता है, फ्री स्पेस में रोटेट होते रहता है ना,
ओरिएंटेशन, उसकी ओरिएंटेशन की बात करें, उसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिएंटेड रहता है, डायरेक्शन उसका क्या होता है, रोटेटिंग होते रहता है फ्री स्पेस में, ऐसा मानते नहीं हैं हम, ठीक है। अनलाइकली द डायपोल मोमेंट पॉइंट अलोंग द स्पेशल एक्सिस और एक्सिस, तो डायपोल जो मोमेंट होता है उसका एक स्पेशल एक्सिस होता है एंड अलाइन विद द क्रिस्टल, और उसमें एक क्रिस्टल क्या रहते हैं, अलाइन रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोलर एक्सिस, उसको क्या कहते हैं, पोलर एक्सिस कहते हैं। यूजुअली देयर इज मोर देन वन पोलर एक्सिस, ठीक है। यदि हम ये ले लें, यूजुअली जो है एक से अधिक पोलर एक्सिस ले लें, एंड दिस इज व्हाट मेक फेरोइलेक्ट्रिक यूजफुल फॉर डिवाइसेस, है ना। अब इसको हम यूजफुल डिवाइस कैसे बनाएं, बिकॉज ऑन एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोलराइजेशन कैन बी स्विच्ड फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, है ना। जैसे कि हमको पता है कि जो पोलराइजेशन है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में क्या होता है, स्विच हो जाता है, विल वी कम बैक टू दी इन दिस मोमेंट, इन अ मोमेंट, है ना। और जो है वो क्या हो, फिर वापस जो है अपने मोमेंट, उनका मोमेंट जो है वो वापस आ जाता है। इस तरीके से हम उसके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर्टीज होता है, उसकी डायरेक्शन होता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। The property of ferroelectric can be understood by refer to a one-dimensional crystal made, है ना। हालांकि हमने जो पोलर एक्सिस था उसको क्या कहा कि वो जो है फ्री स्पेस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि the properties of ferroelectric can be understood by reference to a one-dimensional crystal make of two atoms for opposite charge shown in figure 2। फिगर 2 में बात करेंगे हम, तो बता रहे हैं कि जो फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का जो प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम जान चुके हैं, है ना, कि वन डायमेंशनल जो क्रिस्टल मेडअप होता है, जो उसके एटम जो होते हैं उसके अपोजिट चार्ज की तरफ होते हैं। इन दिस क्रिस्टल जो है यहाँ पे, इन दिस क्रिस्टल इज क्लियर टू वी कैन ओरिएंट द डायपोल टू अ पॉइंट ऑल टू द राइट और ऑल टू द लेफ्ट, या तो जो है वो लेफ्ट में होगा या तो पूरी तरीके से, या फिर राइट में होगा। जितने भी डायपोल बनेगा वो जो है डायपोल मोमेंट जो होगा या तो पूरी तरीके से लेफ्ट में या फिर पूरी तरीके से राइट में होगा। द टू स्ट्रक्चर आर कम्प्लीटली इक्विवेलेंट, है ना। दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, दोनों स्ट्रक्चर जो है परमानेंटली जो है इक्विवेलेंट होंगे, एंड एक्सेप्ट दैट दे हैव एन अपोजिट साइन इनटू द डायपोल मोमेंट, ठीक है। बट उसके पास जो है अपोजिट साइन होगा डायपोल मोमेंट के साथ, एंड दे मस्ट देयरफॉर हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, बट जो एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, ठीक। इस तरीके से हमने फेरोइलेक्ट्रिक के बारे में जाना। आइए फिगर 2 देख लेते हैं। उससे पहले कुछ है ये भी जान लेते हैं। वी कुड ट्रांसफॉर्म वन इनटू द अनदर ड्रैगिंग वन टुवर्ड वन टाइप एटम टुवर्ड द अदर, ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें, एक एटम से दूसरे एटम में ड्रैगिंग करके जो है ट्रांसफॉर्म करना चाहें, एज वी डू दी बल्क पोलराइजेशन विल रिड्यूस, है ना। तो इससे क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम, जो ज़्यादा पोलराइज रहेगा, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसके जो मैग्नीट्यूड है पोलराइजेशन का वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड चेंज साइन द पॉइंट वेयर द एटम्स आर इक्वली स्पेस्ड, तब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तब जो है इक्वली जो है स्पेस पे जो है साइन चेंज हो जाएगा एटम का, एंड दी फाइनली स्विच टू दी अपोजिट डायरेक्शन। अब वो जिस साइन को हमने छोड़ा था, ठीक है, मतलब चेंज किया था, अब वो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, और वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। गिवन दैट वी नो द क्रिस्टल इज स्टेबल, है ना, हमको पता है कि क्रिस्टल क्या होता है, स्टेबल होता है। इन द अदर ऑफ two polarization state, there must be energy barrier between the two states, and we can sketch the curve of figure 3 to the energy as function of the polarization, ठीक है। तो एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोलराइजेशन के लिए यहाँ पे फिगर 2 और फिगर 3 हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिगर 2 को बताएगा अपोजिट चार्ज के लिए, ठीक है, चेंज किए हैं उसको, अपोजिट चार्ज जो चेंज हो रहा है उसको बताएगा, और फिगर 3 क्या बताएगा, एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोलराइजेशन उसको बताएगा। तो आइए देख लेते हैं फिगर 2 एंड फिगर 3। देख लीजिए यहाँ पे जो है सारे मॉलिक्यूल जो है एक दिशा में अलाइन है, बट जो है साइन क्या है, अपोजिट है।
साइन क्या है, अपोजिट है, और जो चार्ज है वो भी अपोजिट है। ठीक है, इधर जो चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जोड़ा देख रहे हैं, वो इधर इस साइड है, जबकि इनका क्या है, इस साइड है। व्हाट कैन बी स्विच बिटवीन दी टू स्टेट। ठीक है, टू स्टेट को बनाना पड़ेगा। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू स्टेबल स्टेट no longer have the same energy because the electric polarization is minus p vector into e vector। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई लेते हैं, ठीक है, अब उसको दो स्टेबल स्टेट में मान लेते हैं, तो दो स्टेबल स्टेट में बांटेंगे तो सेम एनर्जी जो है अधिक देर तक टिकेगा नहीं, बिकॉज द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एनर्जी इज p vector equal minus p vector into e vector। this will this stated the electric field at is also clear from this figure। अगला जो फिगर लेंगे फिगर तो उसमें बताएगा that a small field will not necessary immediately switch and the polarization from the one direction to another direction, because there is a barrier to the overcome। in ideal cases there are all the dipole have to be overturned together as in figure, and there is a will now to hysteresis symmetrically demonstrated as figure 4, while this figure demonstrated the origins of the hysteresis phenomena in a real ferroelectric। it is much too simple a description because of real material net not all microscopic dipole will be uniformly switched together। ठीक है, अब फिगर 2 एंड फिगर 3 से हमारा कंप्लीट होगा, पता चलेगा हमको। ठीक है, तो ये जो फिगर 2 देख रहे हैं जिसमें हमने एनर्जी ऑफ फंक्शन पोलराइजेशन बताया था उसके लिए है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें डायरेक्शन इसका इधर है और कुछ मॉलिक्यूल डायरेक्शन इधर है, जबकि इसमें वाले में मॉलिक्यूल डायरेक्शन इधर और एक का इधर है। तो ये वैसा ही डायग्राम बना है, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल का बनता है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट टेंशन जान लेते हैं। फर्स्ट टेंशन क्या है इलेक्ट्रिक टेंशन के लिए, तो हम फर्स्ट टेंशन की बात कर रहे थे। फर्स्ट टेंशन में क्या होता है कि दी डिस्क्रिप्शन अबव द लिमिटेड टू लो टेम्परेचर। ठीक है, किस पर है डिस्क्रिप्शन, पूरा पूरा जो है लो टेम्परेचर के बेसिस पर है, लो लिमिटेड टेम्परेचर के बेसिस पर है। इसमें क्या होता है कि जब हम मटेरियल का जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो मटेरियल का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पोलराइजेशन रहता है वह तेजी से घटने लग जाता है, और जब अब्रप्टली जो है क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी के पास पहुंचता है तो वो खत्म हो जाता है, वेनिश हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखें द डिस्क्रिप्शन अबव द लिमिटेड एट to low temperature, it is common to observe that as the temperature is raised, हम देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं the bulk polarization decrease, तो पोलराइजेशन क्या जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, पोलराइजेशन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, and the vanishes abruptly at the critical temperature Tc। ठीक है, और खत्म कब हो जा रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर Tc पर खत्म हो जा रहा है, वेनिश हो जा रहा है। दिस इज अ फेज ट्रांजिशन, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। जस्ट एज इन ferromagnetic rise above the Curie temperature or solid rise above the its melting points। जैसे कि Curie टेम्परेचर में हम जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो राइज होता है Curie टेम्परेचर पर, है ना, एंड सॉलिड राइज अबव द इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, या फिर ये कहें कि वो मेल्ट हो जाता है इस पॉइंट पर। इस तरीके से हमने फेज ट्रांजिशन के बारे में जाना। आगे देखते हैं क्या है। It arises to microscopically because a temperature is arise the thermal vibration of the atoms in all the solid cases, fluctuation which overcome the potential barrier between two wells। It is most easily understood a molecule crystal such as sodium nitrous oxide, where one can imagine the each molecule can fluctuate between two configuration। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपली इसको देखें
तो माइक्रोस्कोपली देखें तो हमको क्या पता चल रहा है, बिकॉज टेम्परेचर इज राइज, जब हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, है ना, जब टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, थर्मल वाइब्रेशन, तो थर्मल वाइब्रेशन है, ठीक है, तो एटम क्या है हमारा सॉलिड केस में है, तो फ्लक्चुएशन हो भी करेगी जब थर्मल वाइब्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो थर्मल वाइब्रेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, और जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर बिटवीन दी टू वेल्स, ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो हमारा बीच में बना था, जो डायग्राम हमने फर्स्ट देखा था अभी भी, वहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर बना था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इट इज मोस्ट इजिली अंडरस्टूड टू अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है, where one can imagine the can molecule in fluctuate between the two configuration। अब बैरियर दो बन रहा है तो दो कॉन्फ़िगरेशन में भी फ्लक्चुएट हो मॉलिक्यूल, उससे अब होगा नहीं, ईच ऑफ विच हैज अ डबल पोटेंशियल वेल इन फिगर एंड सम इंटरेक्शन बिटवीन द टू डायपोल टेंड्स टू अलाइन देम, और जो इंटरेक्शन होगा दो डायपोल मोमेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, लाइन हो जाएगा एक चीज में, एंड details microscopic theory how this happens will be different from material to material, but the microscopic properties of phase transition will be similar across the many different cases, and material we will not discuss details in chemistry and interaction, but instead the present of microscopic theory provided the very um, useful description of many different characteristics। This is the Landau's theory phase transition, ठीक है, अब यहाँ पे दो पोटेंशियल वेल बन रहा है, तो दो पोटेंशियल वेल रहा है तो दो कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है, दो कन्फिग्रेशन होगा, यानी कि फ्लक्चुएशन जो है लेफ्ट साइड होगा राइट साइड होगा, लेकिन हम इंटरेक्शन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन बात करें तो हमको थोड़ा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली जो है सिर्फ ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए ठीक है ना, जिसको हम लंडाउस थ्योरी में आगे पढ़ेंगे ट्रांजिशन को, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी है हमारे पास वो फेज ट्रांजिशन का है, ओनली फेज ट्रांजिशन का है। तो फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइड्रोसिस वाला हम बात कर रहे थे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के लिए जैसा हाइड्रोसिस कर्व बनता है, ठीक, यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हमारे पास डायग्राम है हाइड्रोसिस इन आइडियलाइज्ड फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो डायग्राम है, ये जो लूप बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हाइड्रोसिस लूप जैसा बन रहा है ये, और ये मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट है, ये जितने मॉलिक्यूल देख रहे हैं उनका अलाइनमेंट डायरेक्शन है, ये दो का इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इस तरीके से, और ये एनर्जी फंक्शन है और ये पोलराइजेशन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोलराइजेशन है, तो इस तरीके से ये हाइड्रोसिस लूप का काम हमने देखा इलेक्ट्रिक फेज ट्रांजिशन में, ठीक है ना। आगे कल हम नेक्स्ट देखेंगे लंडाउस थ्योरी, लंडाउस थ्योरी में फेज ट्रांजिशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, तो कल लंडाउस थ्योरी पढ़ेंगे।